गुड मॉर्निंग बच्चों, जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत पढ़ रहे थे समकालीन भारत भाग 2, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक देखा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसी की श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे थे। तो आज उसकी श्रृंखला की अंतिम कड़ी में चलेंगे और यह हमारे आज का पाठ का अंतिम होगा। तो देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, आपने पिछले देखा कि बहुत सारी योजनाएं बनी, नदियां बनी, ठीक है, बहुत राज्यों में बने, तो उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदे भी हुए। ठीक है, नुकसान भी, जहां लाभ है वहां हानि है। ठीक है, दोनों होता है। तो उसके विरोध में जो बहुउद्देशीय परियोजना बनी, बहुत सारे लोगों को घर भी गया, परिवार भी गया। ठीक है, उनको अपने वनों को छोड़ना पड़ा, उनके घरों को छोड़ना पड़ा। जैसे मान लीजिए एक नहर आ रही है, आपका घर पड़ता है रास्ते में, तो उस घर को हटाया जाएगा तो नुकसान आपको भी होगा, तो आप विरोध में खड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार जो बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध भी कुछ आंदोलन हुए, उस आंदोलन को देखेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तकों से संकलित किया गया है। करा कि बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन हुए। ठीक है, जिसके अंतर्गत देखेंगे, कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन हुए। आंदोलन पर्यावरण किसको लेकर हुए? पर्यावरण विस्थापन, यानी घर छोड़ना। विस्थापन मतलब घर छोड़ना। पुनर्वास, कहाँ जाएं, आजीविका की समस्या को लेकर किया जाता था। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आंदोलन हुए थे, उसका मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण विस्थापन, पुनर्वास और आजीविका की समस्या को लेकर किया गया था। एक एक सेंटेंस तो जानिए। जैसे पर्यावरण को लेकर, ठीक है, जैसे कोई नहर आ रही है, नदी आ रही है, तो उसके रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे वो सब काट दिए जाएंगे। बहुत सारे जीव जंतु क्या करेंगे? मृत हो जाएंगे। उसी प्रकार विस्थापन, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या, उनका घर परिवार, मकान या अन्य जो चीज़ें पड़ेंगी उनको हटाया जाएगा। ठीक, पुनर्वास, वो दूसरी जगह बसेंगे तो ऐसी समस्या आएंगी, उनको आने जाने में, ठीक है, बहुत सारी तकलीफें होंगी। आजीविका, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधे से ही खान पान करते हैं। बहुत सारे से मछुआरे हैं, ठीक है, मोआर हैं, जिससे जो दोने पत्ते बनाते हैं, और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, लकड़ी वगैरह काट कर बेच खाते हैं, तो उनके आजीविका का भी समस्याओं को लेकर हुआ। आगे चलेंगे, देखेंगे। जैसे गुजरात है, ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर बने बांध को विरुद्ध मेधा पाटकर द्वारा, किसके विरुद्ध, किसने किया था? मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा किसने दिया था? मेधा पाटकर जी थी, जो एक पर्यावरणविद थी। तो इन्होंने गुजरात में जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर पर बांध बन रहे थे, उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था। वहीं उसी प्रकार भागीरथी नदी पर टिहरी बांध को लेकर सामाजिक आंदोलन भी हुए थे। ठीक है, जैसे आपने पीछे कड़ी में पढ़ा था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में चला, उत्तराखंड के चमौली गांव था, वहाँ पे चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहन बांध परियोजना के विरुद्ध सार्वजनिक आंदोलन, यानी सब लोगों ने मिलकर किया था। साथ ही साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच परियोजनाओं के लागत और लाभ को लेकर विवाद होता है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये थोड़ा सा पानी की इलाका ज़्यादा अधिकांश है, तो इसमें बहुत सारी जैसे मछलियाँ होती हैं, अन्य चीज़ें होती हैं। ये दोनों राज्यों के विरुद्ध अक्सर विवाद रहता है, लागत और लाभ को लेकर। ठीक है, ये दोनों मुद्दे रहते हैं। तो ये बच्चों इतने इनके विरुद्ध आपके आंदोलन हुए। आगे चलेंगे। अगला हमारा है जल संचयन और उसके उपाय। ठीक है, आपने सुना होगा जल संचयन। ठीक है, इसे हम लोग जल संग्रह भी कह सकते हैं, जल प्रबंधन भी कह सकते हैं। ठीक है, वाटर सेविंग भी कहा जाता है। तो एक सामान्य रूप से जानिए जल संचय क्या होता है। जल संचय का अर्थ है जल का प्रबंधन या इकट्ठा करना, जिसको हम भविष्य में उपयोग कर सकें। ठीक है, जल संचय का अर्थ होता है जल को बचत करना, या जल का इकट्ठा करना, या जल को सुरक्षित रखना हम कह सकते हैं। तो जल संचयन के कुछ उपाय हैं, वो देखेंगे। तो बच्चों, जल संचयन के बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, पर विशेष रूप से कुछ उपाय यहाँ पे उल्लिखित किए गए हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो और सारे आप अपने मौलिक रूप से लिख सकते हैं। कह रहा है कि दैनिक जीवन में जल को कम करना। ठीक है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
एक बाल्टी से नहीं, कम से कम 4, 6, 10 बाल्टी से पानी व्यर्थ करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम लोग इसका जल का संचयन करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे क्या होगा, जल का जो प्रलय है वो बचा रहेगा। अन्यथा फिर वही होगा, जल जो दुर्लभता या जो जल का संकट है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो हम लोग सिर्फ लीटरों में पानी पा रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या पाएंगे, जैसे दूध वगैरह खरीदते हैं ना, पौवे में खरीदते हैं, 100 ग्राम में खरीदते हैं, उसी प्रकार पानी भी पैकेट में बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आने वाले समय विकट समस्या है, अगर आज भी हम नहीं जागते हैं तो। आगे है नगरों और महानगरों में घरों की नालियों के पानी को गड्ढे बनाकर एकत्रित किया जाए। जो नगर और महानगरों से पानी निकलते हैं, गंदे पानी निकलते हैं, वो नदी तालाब में चले जाते हैं और क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको क्या किया जाए, अलग गड्ढे में, ठीक है, अलग गड्ढे में किया जाए और पेड़ पौधों की सिंचाई के काम में लिया जाए। ठीक है, तो साफ पेयजल की बचत आवश्यकता की जा सकती है। अगर नगरों और महानगरों के जो घरों की नालियों के पानी आते हैं, अगर किसी गड्ढे में संचय किया जाए तो वो पानी बैठ जाएगा और ऊपर पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो हम लोग उसको सिंचाई काम में भी प्रयोग कर सकते हैं, रिफ्राइट कर सकते हैं, उसको हम लोग पुनर्निर्मित कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो उसको हम लोग फिर से क्या होगा, जो हम लोग साफ़ सुथरा जल से सिंचाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बचे हो जाएगा। तो जो पानी एक का दुगना व्यर्थ होता है वो पानी व्यर्थ नहीं होगा और वो जल संचय इकट्ठा रहेगा। आगे कह रहा है, तीसरा देखेंगे, जलाशय और नहरों के निर्माण के द्वारा जल का पुनर्वित किया जा सकता है। जो जलाशय हैं, पोखरण हैं, तालाब हैं, ठीक है, और नहरों का पानी, जब वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल को संग्रह किया जा सकता है। और जब संग्रह करेंगे तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, ठीक, कि इसमें किस प्रकार हम लोग इकट्ठा करेंगे। जैसे आप राजस्थान के क्षेत्रों में देखिए, बांस प्रणाली द्वारा किया जाता है, ठीक है, और असम वगैरह में भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार जहाँ पे बच्चों ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें जल का संचय इकट्ठा किया जाता है। आगे है, वृक्षारोपण द्वारा जल वर्षा का किया जा सकता है। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके भी वर्षा जल के संग्रह को किया जा सकता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पानी को संग्रहित करती हैं और वो पानी सोख लेती हैं। ठीक है, और वो अब जो पानी की आवश्यकता होती है उनको पूर्ति हो जाती है, तो अगला जो पानी होता है वो संचय रहता है। ये इस प्रकार। आगे है, उन्नत तकनीकी अपनाकर जल का संग्रह किया जा सकता है। यानी नवीन तकनीकियाँ जो हैं, उन्नत तकनीक के अंतर्गत जैसे टपका पद्धति है, टपका एक माध्यम होता है सिंचाई का, ठीक है, उसको लगा दिया जाता है। तो ये क्या करता है, फव्वारे टाइप का पानी जब करता है तो पेड़ पौधे की पत्तियों में जाता है। तो आपको पता है पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ, ठीक है, उसका संकुचन होता है और जो जल का माध्यम होता है पेड़ पत्तियों के द्वारा वो अपने जल में पहुँच जाता है रास्ते से। तो सेकेंड, साथ ही साथ अगर उन्नत तकनीक को अपनाकर जल का संग्रह किया जा सकता है। उन्नत तकनीक से हम लोग अच्छी सिंचाई करेंगे तो हमारा जल इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आज देखिए पाइप के द्वारा करते हैं, ठीक है, तो पाइप के द्वारा उन्नत तकनीक हुई ना, ये बहुत सारे, पहले क्या होता है, नालियों में पानी जाता था और घंटों 2 घंटों में पानी सूखता था, उसके बाद हमारे खेतों की सिंचाई होती थी। दूसरा इसमें जोड़ सकते हैं जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जैसे पानी का बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल हैं, जो कारखाने हैं, जैसे ब्रेड के हैं, अन्य जो भी खाद्य पदार्थों के बनते हैं उसमें पानी बहुत लगते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो उन पानी का अगर पुनर्गृत किया जा सकता है, पुनर्निर्मित, उसको रिफाइनरी किया जा सकता है, तो उसको लोग फिर से पुनः प्रयोग कर सकते हैं। आगे है, वो किसके द्वारा कर सकते हैं, अगर वो तकनीकी उनके पास संसाधन है तब, ठीक है। आगे बच्चों, आज के विश्व की मुख्य चिंता क्या है, ठीक है, जल संकट। आज की जो विश्व की मुख्य संकट के अंतर्गत है वो है जल संकट। और उसका कारण क्या है, जैसे जनसंख्या भी है, ठीक है, जनसंख्या भी कह सकते हैं। प्रकृति हमें निरंतर वायु दे रही है, जल दे रही है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है। प्रकृति हमें फ्री में, यानी हमारा गॉड गिफ्टेड है, वायु है, जल है, प्रकाश, ये शाश्वत गति से दे रही है, बिना किसी रुकावट के दे रही है। लेकिन हम विकास की आंधी में बराबर प्रकृति का नैसर्गिक संतुलन बिगाड़ते जा रहे हैं। मगर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति द्वारा रची गई जो भी चीज़ें हैं उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं। अगर ऐसे उल्लंघन करते रहें तो मानव जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा कि नैसर्गिक संतुलन बिगाड़ते जा रहे हैं। जल संरक्षण हेतु समय रहते चेत जाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आज भी समय है, अगर हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी मांग अधिक है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग भी ज़्यादा होगी, तो उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जल का संचय करना पड़ेगा ना, तभी तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारे जल का उपयोग कर पाएंगी। अन्यथा क्या होगा, हम आप पानी के लिए भी तरस जाएंगे। तो कह रहा कि अगर समय रहते हुए चेत जाने की आवश्यकता है, जो हमारे जो जल संकट ग्रस्त क्षेत्र हैं वो लोग जाग चुके हैं,
तो उसमें लिए देश ने बहुत सारे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हम आप ठीक है कुछ ना कुछ जल का संचय कर सकते हैं। एक कवि थे हिंदी के रहीम जी, उन्होंने कहा था रहीमन पानी राखिए, यानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष जून। ठीक है, तो इस पंक्ति के द्वारा आप समझ सकते हैं रहीम जी ने पानी का कितना अमूल्य बताया है। ठीक है, बिना पानी का मनुष्य क्या है, वो शून्य है। ठीक है, यानी शून्य है, किसी काम का नहीं है। तो रहीम जी ने 15वीं शताब्दी के अंतर्गत ये बात कही थी। तो समझ लीजिए आज हम लोग 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जी रहे हैं, तो तब वो लोग कितने जागरूक थे और हम लोग अब कितना जागरूक होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आपकी क्लास का आज समापन हुआ जल संसाधन। अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें अवगत कराइए, इसका निराकरण कर दिया जाएगा और आप निरंतर क्लास के करते रहिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।